Computation of capital gains in case of transfer of land and building, section 50C. It is a very important section in the Income Tax Act and a very popular one also. Whenever we are transferring any land or a building or land and building both together, in that case, the stamp duty has to be paid by the assessee who is selling that property. And the value of stamp duty is determined on the basis of stamp duty value or stamp value of the property. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी एक लैंड और बिल्डिंग या फिर लैंड को अलग पकड़ लीजिए, बिल्डिंग को अलग पकड़ लीजिए, वो डेप्रिशिएबल हो या नॉन डेप्रिशिएबल हो, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी और अ लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, इन दैट वॉटेवर कोई भी केस ले लीजिए, अगर वो लैंड बिल्डिंग है और अगर उसे एसएससी बेचता है तो फिर सेक्शन 50C इज मे बी एप्लीकेबल. सो व्हाट डज एक्चुअली सेक्शन 50C tells us? Section 50C tells us that if the stamp duty value so determined is more than 105% of the sales consideration of the property, then the value which is determined as per stamp duty value will be considered as full value of consideration. मैं वापस बताता हूं अच्छी तरह से कि सेक्शन 50C क्या कहता है. जब भी एक लैंड या बिल्डिंग को आप सेल करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक निकाला जाता है, और अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो अगर सेल्स कंसिडरेशन जो एसएससी ने बेचा है जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी को, अगर उससे 105% ज़्यादा निकला, 105% से ज़्यादा निकला, मतलब 1 लाख में अगर आप सेल किए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1 लाख में अगर एक प्रॉपर्टी आप सेल किए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो उसका 105% मतलब 1,05,000 रुपया, ठीक है. 105% मतलब 1 लाख का 100% होता है 1 लाख रुपया और 5% हो गया 5,000 रुपया. सो 1,05,000 से ज़्यादा अगर वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आता है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहा जाएगा फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. सो सेक्शन 50C उसी सिचुएशन में होगा, उसी सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा जब आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो सेल कंसिडरेशन से 105% से ज़्यादा हो. तब एक सिचुएशन हो सकता है, हम लोग जब अग्रीमेंट करते हैं, द टाइम व्हेन वी introduce ourselves into an agreement and the time when the property which was agreed before is registered in my name, ये दो अलग अलग डेट्स हो सकते हैं. सो ऐसे सिचुएशन में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है अग्रीमेंट के डेट में एक वैल्यू निकला था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक अलग था और रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में जो कि अलग डेट है उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग है, तो फिर विच वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. वापस मैं कहता हूं, इफ ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन बोथ ऑफ दीज डेट्स आर different, in that case which value should be considered as the final figure of stamp duty value which will be considered as full value of consideration. So law में बताया गया है कि इन सिचुएशन जब ऐसा हो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट दोनों में ही अलग अलग है तो अग्रीमेंट डेट वाला ही आप लोग वैल्यू लेंगे, प्रोवाइडेड अग्रीमेंट डेट वाला ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करना है, प्रोवाइडेड आपका एग्रीमेंट डेट या उसके पहले आपने कोई भी पैसा जो है वो रिसीव किया है. मतलब व्हेन यू आर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी अग्रीमेंट आपका हो गया, अग्रीमेंट के टाइम में यू हैव रिसीव्ड सम मनी बाय वे ऑफ चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, ड्राफ्ट, एनईएफटी, व्हाटएवर, लेकिन आपको वो पैसा उस टाइम पे मिला. कैश में नहीं मिलना चाहिए, इस तरह के अकाउंट पे या फिर अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर
उस तरह से आपको ये पैसे मिलने चाहिए ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट. इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन सच डेट, ऑन दैट एग्रीमेंट डेट विल बी कंसिडर्ड, एंड रजिस्ट्रेशन डेट में जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसे कंसिडर नहीं किया जाता है. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट बाद में होता है, एंड देयर आर सिचुएशन की रजिस्ट्रेशन डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है और बढ़ गया. तो हो सकता है कि जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसको अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में पकड़ा जाए तो फिर तो टैक्सेबल फिगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा. तो इसी को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग एग्रीमेंट डेट में जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को कंसिडर करते हैं. सो मैं वापस से एक बार आपको बताता हूं व्हाट इज सेक्शन 50C ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ. सेक्शन 50C हम लोग को बताता है कि अगर हम लोग कोई भी लैंड या बिल्डिंग को सेल करते हैं मार्केट में, और वो जब सेल करते हैं तो हमारा सेल कंसिडरेशन, हमने जो वैल्यू रिसीव किया, क्या वही फाइनल फिगर होगा? वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी जो है वो डिटरमाइन करेंगे. तो हमारा जो इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर है वो हमें कहेंगे कि आपका जो सेल्स कंसिडरेशन आपने जो रिसीव किया है उसे फाइनल पकड़ा जाए कि नहीं पकड़ा जाए, वो डिपेंड करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका सेल्स कंसिडरेशन वाले वैल्यू से 105% या उससे ज़्यादा है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो फिगर है उसी को कंसिडर किया जाएगा एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. यहां पे कुछ सिचुएशंस ये टेबल मैंने दिखाया है, ये टेबल में देखिए यहां पे कुछ डिफरेंट सिचुएशन है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब कब देखना है. सो पहला सिचुएशन यहां पे है कि वेयर द एसएससी एक्सेप्ट द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी. मतलब एसएससी को बोला गया कि देखिए आपका जो प्रॉपर्टी आपने सेल किया है एंड यू हैव टू अडॉप्ट द वैल्यू, यू हैव बीन टोल्ड कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है इट इज मोर देन 105% ऑफ द सेल कंसिडरेशन दैट यू आर receiving for the property, so stamp duty value will be considered as full value of consideration. ठीक है, so in that case अगर SSC accept करता है तो full value of consideration will be stamp duty value. Second situation है where the SSC has disputed value adopted by stamp duty authority under stamp act, that is stamp duty proceedings. ठीक है, stamp duty value होगा the stamp duty valuation as finally accepted for stamp duty purpose. बहुत सिचुएशन में क्या होता है कि एसएससी जो है वो कोर्ट को अप्रोच करता है. कोर्ट में अप्रोच करने के बाद वो कहता है कि ये जो वैल्यू, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो डिस्प्यूटेड है, वो वैल्यू हमें नहीं लेना है. तो ऐसे सिचुएशन में कोई फायदा नहीं है, आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही अडॉप्ट करना पड़ेगा. तीसरा सिचुएशन है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है यहां पे देखिए वेयर द एसएससी क्लेम्स बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज दैट वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज मोर than fair market value, but he has not disputed such valuation in stamp duty proceedings. मतलब जो एसएससी है वो स्टैम्प ड्यूटी प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं किया, उसने खाली अपने असेसिंग ऑफिसर या फिर असेसिंग अथॉरिटी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में बताया हुआ है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वैल्यू को घटाया जाए. तो ऐसे सिचुएशन में द असेसिंग ऑफिसर, द असेसिंग अथॉरिटी हैव द पावर टू रेफर दिस सिचुएशन टू अनदर ऑफिसर. ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर. तो ये वैल्यूएशन ऑफिसर विल एग्जामिन द सिचुएशन, विल गो एट द लोकेशन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वैल्यू को वहां पे कंसिडर करेंगे, और हो सकता है कि वो वैल्यू को जो देखे वो वाकई में फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, एंड ही will determine a correct figure, a correct value of the property, और वही वैल्यू को फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ा जाएगा. मैं वापस से कहता हूं कि इन सिचुएशन वेयर द एसएससी इज अप्लाइंग फॉर with the assessing officer that the value which is adopted in stamp duty value is higher than fair market value, in that case the assessing officer may refer the case to the valuation officer. The valuation officer will determine the value and that value will be considered as full value of consideration. But there are situation कि valuation officer वापस बोला कि अरे भाई ये value भी बहुत कम है और ज़्यादा value होना चाहिए. So in that case whatever value is determined by the stamp duty value will be considered as full value of consideration.
ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. On April 6, 2019, X enters into an agreement to अच्छा, before I start the solving of this question, let me tell you why is this section 50C so important. There are situation जब एक एसएससी अपना प्रॉपर्टी को सेल करता है और उससे हो सकता है कि उसे जो कैपिटल गेन्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. तो ऐसे सिचुएशन में एसएससी क्या करता है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे वो लिखता है कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी लेस. हो सकता है एक 10 लाख के प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर्टी मतलब कैश में नहीं लिया, चेक में खाली वो 1 लाख रुपीज लिया और वो बोल रहा है कि वो 1 लाख रुपीज ही प्रॉपर्टी का वैल्यू है. ठीक है, बट वो 9 लाख रुपए या हो सकता है 15 लाख रुपए और वो कैश में अलग से रिसीव कर रहा है. तो हो सकता है कि द एसएससी इज ट्राइंग टू इवेड टैक्स. सो ऐसे सिचुएशन में स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है. इफ दे फाइंड आउट दैट द वैल्यू एज असेस्ड बाय द एसएससी और कंसिडर्ड बाय द एसएससी इज वे टू लो, in that case stamp duty value will be considered as full value of consideration. तो टैक्स चोरी करने से गवर्नमेंट बचाने के लिए ऐसा सिचुएशन करता है. गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप उसके पैसे से मजाक करें, उसके पैसे को आप हाथ लगाएं. सो इनकम टैक्स इज द शेयर ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट will never allow any SSC टू फिडल विद दैट अमाउंट. ठीक है, तो उस अमाउंट से वो कभी भी आपको मजाक करने नहीं देंगे. ठीक है, सो जब भी वो फाइंड आउट करते हैं कि अगर एसएससी किसी भी तरह का टैक्स को इवेट करने का कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस दिस काइंड ऑफ रूल कम्स अप. नाउ लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. ऑन April 6, 2019, X enters into an agreement to transfer a commercial plot for an agreed consideration of 65 lakh, sorry. ठीक है, advance payment received rupees 1 lakh by an account pay check on the same day. Stamp duty value on April 6, 2019 is rupees 68 lakh. Sale deed is registered on December 27, 2019. Stamp duty value on the date of registration is rupees 71 lakh. Indexed cost of acquisition of the commercial plot is rupees 34 lakh. Find out the amount of long-term capital gain chargeable to tax for the assessment year. ये सिचुएशन क्या है यहां पे April 6 को मिस्टर एक्स इज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी. उनका जो प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्लॉट ऑफ लैंड है, उन्हें उसे बेचना है. वो अग्रीमेंट में जब घुसे तो वो कंसिडरेशन उन्होंने अग्री किया 65 लाख रुपीज का, 65 लाख रुपए का. उसी डेट में ही रिसीव्ड अ टोकन मनी, एडवांस मनी उन्होंने रिसीव कर लिया अग्रीमेंट डेट में. और उस डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 68 लाख रुपीस का स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने फाइंड आउट करके बताया. फाइनली प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर 27 तारीख को हो रहा है. उस सिचुएशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 71 लाख रुपए है, 71 लाख रुपीस है. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द क्वेश्चन इज गिवन. ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तो सम है नहीं, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. व्हाट इंपॉर्टेंट इज व्हाट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो सबसे पहले मैं आपको वापस से वो रूल याद दिला दूं. सेक्शन 50C में कहा गया है कि अगर आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दो अलग अलग डेट अगर होते हैं और अग्रीमेंट डेट में जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और रजिस्ट्रेशन डेट में जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये भी अगर अलग अलग वैल्यू होता है तो विच वैल्यू द एसएससी शुड बी अडॉप्टिंग. तो लॉ में लिखा हुआ है
कि द एसईसी शुड अडॉप्ट द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, provided the assessee have received some sort of money as advance on or before the date of agreement. So यहाँ पे 4th of April को 6th of April को जब agreement बना, उस टाइम पे Mr. X have received ₹1 lakh of token money as advance. So since Mr. X have received from on account pay check by way of account pay check that amount, तो उस केस में हमें जो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 68 लाख रुपीस दिया हुआ है उसी को हम कंसीडर करेंगे, एंड वापस 65 लाख रुपीस जो कि यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया है, जो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, उसको वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम लोगों ने रिसीव किया, मेरे को रिसीव करना है, मैंने कोट किया कि मेरे को 65 लाख रुपए चाहिए, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने बोला कि आपका जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का वो होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से 68 लाख रुपीस। और हमारा लॉ क्या कहता है सेक्शन 50C के हिसाब से, इफ द वैल्यू सो अडॉप्टेड, इफ द वैल्यू सो सजेस्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी is exceeding 105% of the full value of consideration so received by the assessee, in that case only stamp duty authority so suggested will be considered as full value of consideration. So यहाँ पे हमारा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 68 लाख रुपीस है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 65 लाख रुपीस है। सो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 65 लाख रुपीस का 105% निकाला जाए, 105% अगर निकाला जाए तो इट इज कमिंग टू 68,25,000 रुपीज। ठीक है, 68,25,000 रुपीज। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 65 लाख रुपीज ही कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज 68 लाख डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। ठीक है, सेक्शन 50C इज नॉट एप्लीकेबल एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो 65 लाख रुपीज का 105% आ रहा है 68,25,000 रुपीज। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 68,25,000 से ज्यादा होता तो हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को स्टैम्प ड्यूटी ऑफ वैल्यू को पकड़ते, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 68,25,000 से कम है, विच इज 68 लाख रुपीज। सो वी विल नॉट कंसिडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा यहां पे। अब यहां पे अगर आपको लॉ नहीं पता होता कि अग्रीमेंट डेट वाला वैल्यू पकड़ना है कि रजिस्ट्रेशन डेट वाला, तो आप रजिस्ट्रेशन डेट वाला पकड़ते। 71 लाख रुपीज वहां पे दिया हुआ है, तो 71 lakh rupees is obviously more than 68,25,000 rupees, so you would have considered 71 lakh rupees. So that would have been a blunderous mistake, and वो mistake हमें ये marks हमारे हाथ से छूट जाता। तो याद रखना है, खाली agreement जब SSC agreement date या उसके पहले कोई भी advance money receive करता है by way of account pay check, draft or NEFT or any bank transfer, in that case value at the time of agreement will be considered as फुल वैल्यू। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को उस डेट का ही कंसिडर होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 34 लाख रुपीज दिया ही हुआ था, तो उसे हम लोग माइनस करेंगे एंड वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 31 लाख रुपीज। वन मोर क्वेश्चन। X owns a piece of land situated in Noida. Date of acquisition March 1, 2004. Cost of acquisition rupees 71,097 rupees. Value adopted by stamp duty authority at the time of purchase 85,000 rupees. Remember, परचेज के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी जो भी दिया होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर दिया है उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कंसीडर नहीं कर सकते। कंसीडर करेंगे हम लोग जो एक्चुअल में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा है उसी को। ठीक है, रिमेंबर दैट। सो ऑन March 30, 2020 the piece of land is transferred for rupees 4 lakh. Find out the capital gains chargeable to tax in the following situation. So यहाँ पे 4 अलग अलग situation दिए हुए हैं, तो there are 4 different situation given in this case. तो यहाँ पे हम लोग को एक एक करके देखना है। तो पहला situation देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज रुपीज 5.5 लाख. X does not dispute it. X does not dispute it. पहले मैं क्वेश्चन एक बार पूरी तरह से आपको दिखा दूं. हाँ, दूसरा सिचुएशन है यहाँ पे. द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज 5,75,000 रुपीज. X files an appeal under the Stamp Act and stamp duty valuation has been reduced to rupees 4.9 lakh by the Allahabad High Court. Third situation is the value adopted by the stamp duty authority is 5.6 lakh. X does not challenge it under the Stamp Act. However, he claims before the assessing officer that 5.6 lakh is more than fair market value of the land. The assessing officer refers it to the valuation officer who determines rupees 5.25 lakh as the fair market value. Now, fourth situation is in situation 3, suppose the value adopted by valuation officer is rupees 6.1 lakh rupees. क्या होगा? So, let us come to the solution. तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम अलग अलग बनाएंगे. सिचुएशन 1, 2, 3, 4. ठीक है, हम लोग पहले सिचुएशन 1 में आते हैं. तो मैं वापस क्वेश्चन में जाता हूँ. वापस क्वेश्चन में जाके सिचुएशन 1 आपके लिए अच्छा से देखता हूँ. सिचुएशन 1 में क्या लिखा हुआ है? The value adopted by stamp duty authority is 5.5 lakh. X does not dispute it. Let us first find out what is the actual sale consideration. The actual sale consideration is 4 lakh rupees and 4 lakh का आपको 105% find out करना है. 4 lakh का 105% is 4,20,000 rupees, 4,20,000 रुपया. एंड सिचुएशन 1 में यहाँ पे दिया हुआ है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज 5.5 लाख. सो 4,20,000 से तो 5.5 लाख बहुत ज़्यादा है. तो सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 105% ऑफ द एक्चुअल सेल वैल्यू से ज़्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम लोग कंसिडर करेंगे. याद रखना है सिचुएशन क्या हो रहा है कि हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को तभी कंसिडर करना है जब एक्चुअल सेल का 105% हम लोग निकालेंगे. और अगर 105% का जो वैल्यू आया यहाँ पे 4,20,000 रुपये आया, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,20,000 से ज़्यादा है तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा आएगा 5,50,000 रुपीज़. ठीक है, अच्छा पहले हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक एक करके सारे सिचुएशन का देख लेते हैं. ठीक है, सिचुएशन 2. अच्छा, सिचुएशन 1 का ही हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अस विल बी 71,097 रुपीज डिवाइडेड बाई 109. 2004-5 का 109 है. CII क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई करना है 289 से. सो वी आर गेटिंग 1,88,505 एज आवर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 3,61,495 रुपीज फॉर सिचुएशन 1. सिचुएशन 2 में पहुंचते हैं. सिचुएशन 2 में देखिए, द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज 5.75 लाख. X files an appeal under the Stamp Act and stamp duty valuation has been reduced to rupees 4.9 lakh by Allahabad Court. So स्टैम्प एक्ट के हिसाब से मिस्टर एक्स ने वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए कहा, और क्योंकि स्टैम्प एक्ट के हिसाब से रिड्यूस करने के लिए कहा और इलाहाबाद कोर्ट ने उसे रिड्यूस कर दिया, तो जो भी वैल्यू रिड्यूस किया गया उसी को हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे सिचुएशन 2 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 4.9 लाख रुपीज and less index cost of acquisition will be same as 1,88,505 rupees, क्योंकि कॉस्ट तो हमारा सेम है. सिचुएशन सेलिंग का सिचुएशन अलग हो रहा है. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हियर कमिंग एज 3,01,495. सिचुएशन 3. सिचुएशन 3 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज 5.6 लाख रुपीज, 5,60,000 रुपया. X does not challenge it under the Stamp Act. वो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से चैलेंज नहीं किया, बट however he claims before the assessing officer that 5.6 lakh is higher than fair market value. The assessing officer refers it to the valuation officer who determines it to be 5.25 lakh. मतलब यहाँ पे assessing officer के पास मिस्टर एक्स गया
और जाके उन्होंने कहा कि सर ये जो वैल्यू है 5.6 लाख रुपीज विच इज डिटरमाइंड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज बिट हाई, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा कम करें. Assessing officer is referring that situation, referring that case to the valuation officer. Valuation officer उसको reduce करके 5,25,000 रुपया फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर किए. सो सिंस वैल्यूएशन ऑफिसर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वॉट एवर वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज फेयर मार्केट वैल्यू, प्रोवाइडेड ये जो वैल्यू है वैल्यूएशन ऑफिसर का वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा अगर वैल्यू डिटरमाइन करता वैल्यूएशन ऑफिसर तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता. ठीक है. सो यहाँ पे वापस 5,20,000, सिचुएशन 3, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5,25,000, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,88,505. वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 3,36,495 रुपीज. सिचुएशन 4 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि व्हाट इफ सिचुएशन 3 में क्या हुआ कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला कि 5,60,000 नहीं 5,25,000 इज गोइंग टू बी द वैल्यू. ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू. लेकिन सिचुएशन 4 में बताया गया है कि व्हाट इफ वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो बोल रहे हैं कि 6,10,000 रुपया जो है प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए. तो ऐसा सिचुएशन में तो एसएससी के सर पे हाथ आ जाएगा कि अरे मेरा तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 5,60,000 रुपया जो कि स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने फाइंड आउट किया था, डिटरमाइन किया था, वही वैल्यू सही था. यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर को मैंने रेफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया असेसिंग ऑफिसर को और उन्होंने तो मेरा वैल्यू और बढ़ा दिया. सो ऐसे सिचुएशन में वॉट एवर वैल्यू which was adopted by the stamp duty authority provided it was less than valuation officer's value, तो उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 5,60,000 जो कि स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का वैल्यू डिटरमाइन किया हुआ है. वापस से मैं कहता हूँ, वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ऐसा वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं जो कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5,60,000 रुपीज, लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,88,505 एंड वी आर गेटिंग आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 3,71,000. एक बार ये फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना है. 5,60,000 माइनस 1,88,505, वी आर गेटिंग 3,71,495. मैंने देखिए यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, ये नोट में देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू at the time of transfer is taken as full value of consideration if it exceeds 105% of the actual sale consideration. In this case actual sale consideration of rupees 4 lakh stamp duty value in situation 1, 2, 3, 4 exceeds 4,20,000. मैंने तो फाइंड आउट किया है आपके सामने कि 4,20,000 was this 105% of the full value of consideration which the SSE is accepting. So consequently stamp duty value is taken as full value of consideration. ठीक है. दूसरा नोट यहाँ पे मैंने और एक दिया है कि value adopted by the stamp duty authority at the time of acquisition is not considered as cost of acquisition. तो याद रखना है stamp duty value खाली सेल के वक्त ही यूज आता है, परचेज के टाइम पे अगर वो दिया रहता है तो it is not acceptable.